Hello girls, today we will do the introduction of accounting and its process of accounting. बेटा this is a very important topic. प्लीज़ इसको ध्यान से समझना. मैंने उस दिन भी थोड़ा बताया था बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और उसका डिफरेंस. आज आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. बुक कीपिंग में बेटा सिर्फ और सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करते हैं. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं इवेंट्स को, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं. ये मैंने आपको बताया था उस टाइम, ठीक है. और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी. क्या थी? अकाउंटिंग किसका आर्ट है? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, और वही ट्रांजैक्शंस लेते हैं जो किसकी होती हैं, मनी की, जहाँ जो पैसे में होती हैं या जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है. उनका इंटरप्रेट हम कर सकते हो, वही ट्रांजैक्शंस लेनी है. बेटा मैं आपको सारा प्रोसेस क्लियर कर दूंगी, फिर आपको सारे वर्ड समझ लग जाएंगे, फिर अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ना आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है. देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऐसे बनाना बेटा जैसे ये बना हुआ है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग. कभी भी प्रोसेस जो होता है बेटा आप सीरियल ऑर्डर में हमेशा लिखना होता है, आप इधर उधर नहीं लिख सकते. ये नहीं कि आप आइडेंटिफाई लिखो फिर आप रिकॉर्डिंग लिख दो फिर आप मेजरमेंट लिख दो. नो, प्रोसेस एक स्टेप्स होते हैं, एक काम को करने का एक तरीका होता है. उस स्टेप्स को फॉलो करके ही हमने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है. अब ये स्टेप्स जो हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं, हमने एक एक करके ही चढ़नी है. हम एक चढ़ के डायरेक्टली लास्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है. देखो नेक्स्ट, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन. देखो ध्यान से. अब पहला फर्स्ट है बेटा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स. आपको जो आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन करनी है मींस सिलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस. आपके ट्रांजैक्शंस को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना है और कौन सी नहीं करना, ठीक है. मेरी बात सुनो. सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शंस, आपने वो एंट्रीज को सिलेक्ट करना है जिनको आपने रिकॉर्ड करना है. वो एंट्रीज दो होती हैं, एक वो बिजनेस की होनी चाहिए और दूसरा वो मनी में होनी चाहिए. याद रखना, आपने सबसे पहले वो ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करना है जो आपने रिकॉर्ड करनी है, जो आपने अपनी बुक्स में लिखनी है. वो दो होनी चाहिए, एक बिजनेस की और एक वो जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो मनी में हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उसने बोला चेंज ऑफ फैशन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. कोई पॉलिसी चेंज हो गई, फैशन चेंज हो गया, इसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना. बट उसका हमारी सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. सेल बढ़ी, कितनी बढ़ी, कितने अमाउंट से सेल बढ़ी. प्रॉफिट बढ़ा तो कितने अमाउंट से बढ़ा, हमने वो लिखना है. मेरी बात क्लियर हुई. सबसे पहले हमने क्या देखना है, आइडेंटिफाई करनी है इवेंट्स जो हमने रिकॉर्ड करनी है. हमने वो एंट्री चूज करनी है जो हमने रिकॉर्ड करनी है. हमने कौन सी चूज करनी है, जो बिजनेस की हो और वो जो पैसे में कन्वर्ट हो, ठीक है. अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, वैट से आ गया जीएसटी. पहले वैल्यू एडिड टैक्स लगता था, अब आ गया जीएसटी आ गया. पॉलिसी चेंज हो गई. हमने ये नहीं लिखना अपनी बुक में कि हमारी पॉलिसी चेंज हुई है. हमने ये लिखना है कि इस पॉलिसी की चेंज होने से अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़े हैं. हमने ये भी नहीं लिखना कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं. हमने ये लिखना है कि हमारे प्रॉफिट्स 50,000 से इंक्रीज हुए हैं. पैसा, मनी वैल्यू की एंट्री हमने बुक में डालनी है. इज इट ओके. पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, मतलब सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स. आफ्टर दैट सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स. मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब होता है बेटा कि वो मेजर हो सकती हो, वो पैसे में उनकी मेजरमेंट हो सकती हो. कोई भी पैसा हो, चाहे वो रुपीस हो, चाहे वो हमारी फॉरेन करेंसी हो, पाउंड्स हो, डॉलर्स हो, यूरो हो, किसी में भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैंने एक पर्सन है राम, उसको अपॉइंट किया अपने ऑफिस में, ठीक है. अपॉइंटेड राम एज सेल्स मैनेजर. इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी. क्यों? क्योंकि ये पैसे में नहीं है. मैं ये लिखूंगी आई डिसाइडेड द सैलरी टू राम टू पे ₹10,000. मैंने सैलरी कितनी राम को देनी है, 10,000 डिसाइड किया है, पे तो नहीं की, तो मैं ये भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी. फिर जब मैं उसको सैलरी 10,000 पे करूँगी
फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि ये वैल्यू, ये चीज़ जो है मेरे पास से पैसे में गई है, पैसा चला गया ना अब मेरे पास से 10,000, इसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। इज इट ओके? पहले मैंने सिर्फ सिलेक्शन करनी है कि कौन सी एंट्री मैंने डालनी है, वो एंट्री जो बिजनेस की हो और वो एंट्री जो पैसे में कन्वर्ट हो, पैसे जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, ठीक है। दूसरी मैंने वो फिर मेजरमेंट करनी है, क्या वो पैसे में कन्वर्ट हो सकती है, फिर वो एंट्री डालनी है, चाहे वो पैसे में रुपीस में हो, चाहे डॉलर में हो, चाहे यूरोज में हो, चाहे पाउंड्स में। मैंने एग्जांपल बताई, देखो अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ स्टाफ कंट्रोल नहीं है सिस्टम में, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी की ऑनेस्टी है, कोई क्वालिफिकेशन है, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करें। नेक्स्ट है बेटा आपका थर्ड स्टेप, दैट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यहाँ से बेटा आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग। अब आपने सिलेक्ट कर लिए कौन सी ट्रांजेक्शन्स करनी है, वो अलग कर ली। फिर आपने वो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट की जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, वो अलग कर ली। अब आपके पास वो सारी एंट्री आ गई हैं ट्रांजेक्शन जो आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या करोगे उसके बाद, रिकॉर्ड आता है कि आपने डे टू डे ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में लिखते हो। जो आप दिन में करते हो, आपने दिन में कुछ खरीदा, दिन में बेचा, कोई सैलरी पे की, कोई रेंट पे किया, किसी को डिस्काउंट दिया, किसी से कमीशन ली, जो भी पैसे आपने लिए हैं या दिए हैं बिजनेस में, वो सब आप अपनी बुक्स में डे टू डे लिखते हो बाय फॉलोइंग द ऑल द कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। आपको मैंने समझाई हैं सारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो करके जो भी सारी एंट्रीज हैं आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो। हमारी एक बुक है बेटा जिसमें आप ये सब रिकॉर्ड करते हो, जिसको हम बोलते हैं जर्नल, JOURNAL, जर्नल। ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का, प्रैक्टिकल चैप्टर है, यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ए मेजरमेंट रिकॉर्डिंग शुड बी डन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है डे टू डे, हर दिन की ट्रांजैक्शन को, जैसे ही खरीदा वैसे ही रिकॉर्ड किया, जैसे ही बेचा वैसे ही रिकॉर्ड किया। एंड सिस्टमैटिक मैनर, रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन गैप होता है बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब जो आपको मैंने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस करवाए हैं, उसके बेस पर आप सारा डाटा क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे अपनी एक बुक में। उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। मैंने पूछना है आपसे, याद रखना क्या नाम है उस बुक का, जर्नल, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो इन्होंने लिखा, business transactions are recorded in the books of original entry book, that is journal. Clear है बेटा, are recorded in the books of original entry, that is journal. अब आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्लासिफाई मतलब बांटना, अलग अलग करना। अब आप अलग कर दो, मैंने पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स को लिख दिया, जो दिन में होता है वो लिख दिया। अब एट द एंड मैंने किया परचेजेस सारी अलग कर दी, सेल सारी अलग कर दी, सैलरी सारी पूरे साल की अलग, पूरे साल का रेंट अलग, पूरे साल का डिस्काउंट अलग, पूरे साल में जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया वो अलग, सारी ट्रांजैक्शंस मैंने क्या कर दी, अलग कर दी पूरे साल की, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब आफ्टर रिकॉर्डिंग सारी ट्रांजैक्शन क्या कर दी आपने, अलग अलग कर दी, ऑन द प्लेस एट वन प्लेस, और एक ही जगह पे डाल दिया। और एक ही जगह पे जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को डाल देते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर। जब हम रिकॉर्ड करते हैं सारी एक बुक को में तो उसको हम बोलते हैं जर्नल। जब हम क्लासिफाई करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं और सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे इकट्ठी कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर मतलब आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट में परचेजेस का सारा इकट्ठा, सेल का इकट्ठा, कैश का इकट्ठा, रेंट का इकट्ठा, अलग अलग अकाउंट बना दिए आपने सारे, ठीक है। और पूरे साल की परचेजेस सेल सबको अलग इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो क्लासिफिकेशन होगी।
अब बेटा हमारी आती है समराइजिंग। समराइजिंग होता है बेटा समरी। समरी आपने पंजाबी में एक वर्ड किया होगा, संक्षेप रचना किया होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि आपको पैराग्राफ दिया हुआ होता है, आप 1/4 करके लिख देते हो, यही करते हो, 1/3 कर देते हो। उसका क्या होता है, आप एक सार कि जो भी सारा लिखा है उसमें आप छोटा सा समरी आप लिख देते हो कि पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा था, ठीक है। वैसे ही बेटा हमारी अकाउंट्स में भी समरी होती है, जो कि बनती है हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के लास्ट डे पे, जो यहाँ तो 31 मार्च होता है, यहाँ 31 दिसंबर होता है, 90% 31 मार्च होता है। वो लास्ट डे को हमारी क्या बनती सारी समरी, जिससे हमें ये पता चलता है, जो हम ये बताते हैं कि हम बिजनेस करते क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस। ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर इकट्ठा किया है, खड़ा किया हो मैंने, क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मुझे ये तो पता चले मेरे को बिजनेस में कि मेरे को एंड में प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं, ठीक है। उसके लिए मैं बनाती हूँ फिर एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जिसमें मैं सारी टोटल परचेजेस, टोटल सेल, सब कुछ टोटल डालकर प्रॉफिट निकालती हूँ कि मैं सारे खर्चे माइनस कर कि मेरे को लास्ट में प्रॉफिट इतना हुआ है। वो होती बेटा हमारी एक दिन की समरी। वो एक दिन में मैंने पूरे साल का डाटा रिकॉर्ड कर दिया टोटल करके, ठीक है बेटा। वो टोटल कहाँ से आया, लेजर से, जो मैंने अलग अलग किए थे ना, सारे परचेजेस सारी अलग की थी, तो उनका टोटल वो मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालती हूँ, ठीक है। क्लियर हुई बात मेरी। ये हम सारे चैप्टर है हमारे प्रैक्टिकल, हम वहाँ करेंगे। क्यों डालते हैं हम ये समरी, क्यों बनाते हैं, ताकि सपोज करो बेटा, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट सपोज करो बेटा, समरी मैंने आपको बताया से एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। सपोज मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगी कि आपकी कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही, लॉसेस में तो नहीं जा रही, प्रॉफिट में जा रही है, तभी मैं पैसा लगाऊंगी। उसके लिए मैं क्या आपके पूरे साल के रिकॉर्ड देखूंगी कि आप हर दिन में क्या खरीदते हो, क्या बेचते हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, 365 का डेज का रिकॉर्ड ना मैं पढ़ पाऊंगी। तो मैं सिर्फ क्या चाहती हूँ, मुझे एक दिन में सारी समरी पता चल जाए। आप क्या देखोगे फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, देखोगे कि टोटल परचेज इतनी है, सेल इतनी है, खर्चे इतने हैं, इनकम इतनी है, और मेरे को क्या हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहा है। इट मीन्स कंपनी की पोजीशन क्या है, अच्छी है। इज इट ओके। हम लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती है हमारी बैलेंस शीट। ये मैं आपको बताऊंगी जब आगे आएगी बैलेंस शीट, याद रखो। समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन सच ए वे दैट क्लासिफाइड डाटा, जो आपने डाटा क्लासिफाई किया है उसको ऐसे प्रेजेंट करो ताकि वो सबको इंफॉर्मेशन आपकी समझ आ सके। इस प्रोसेस में हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, याद रखना। आफ्टर दैट बेटा आप क्या करते हो, अब आपके अकाउंट्स बन गए, तो आपने क्या करना है, एनालाइज और इंटरप्रेट। एनालाइज जस्ट लाइक कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स आप बताते हो कि जो मेरे प्रॉफिट्स हुए हैं, सपोज मैंने एनालाइज करना है कि पिछले साल मेरे प्रॉफिट्स 10,000 हुए थे, इस साल मेरे बिजनेस में प्रॉफिट्स 15,000 हुए हैं। तो ये क्या एनालाइज हो रहा है कि मेरे प्रॉफिट्स 5,000 से क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। एनालाइज हमेशा बेटा कंपैरिजन से होता है कि आप जब कंपेयर करते हो अपने आप को या तो दूसरी फर्म के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव, या अपने आप को ही पिछले ईयर्स के साथ, कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग। उसके बेस पे बेटा हम इंटरप्रेट करते हैं फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंटरप्रेट मतलब हम डिसीजंस लेते हैं कि इस साल हमें कम प्रॉफिट अगर हुआ है, पिछले साल हमें 15 था, इस साल हमें 10 हो गया, 5,000 अगर मुझे कम हुआ है तो किन रीजन से हुआ है, वर्कर्स ने काम नहीं किया, मशीन्स नहीं चली, कोई मटेरियल नहीं था, किन रीजन से कम हुआ है। फिर इन रीजंस को हम दूर करते हैं और नेक्स्ट ईयर में और प्रॉफिट्स कमाने के लिए हम और वर्क हार्ड करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रेट। मतलब पिछले डिसीजंस को एनालाइज करके हम फ्यूचर के बारे में पॉलिसीज बनाते हैं। इज इट ओके, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होता है हमारा कम्युनिकेशन। जब सब कुछ हो गया, इंटरप्रेट हो गया, एनालाइज हो गया, सारा रिकॉर्ड बन गया, आपको लास्ट में करना होता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब सारी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है
मैंने आपको बताया था ना फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, वही होता है इसमें कि जो भी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आपको किसको बतानी होती है, अपने सारे यूजर्स को। वो यूजर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके, इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करनी है। ठीक है बेटा, आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया हो। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब यहाँ से पढ़ो। पहला क्या था, आइडेंटिफाई, सिलेक्शन, मेजरमेंट, वो ट्रांजैक्शंस जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देना डे टू डे एक बुक में, जर्नल। क्लासीफाई मतलब डिवाइड, जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग अलग ग्रुप बना के उनमें डिवाइड कर देना। उस ग्रुप में को क्या बोलते हैं हम, लेजर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, समरी। समरी मैंने आपको बताया जैसे हम लास्ट में बनाते हैं, इसमें हमारे कौन से अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। उसके बाद क्या, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना, कि आप एनालाइज करो अपने कंपेयर करके कि आपको प्रॉफिट्स हुए हैं ज़्यादा या लॉसेस में हो, उसके बेस पर आप फ्यूचर की पॉलिसीज बनाओ। लास्ट में हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। जब सब कुछ हो जाएगा तो आप अपना सारा रिजल्ट अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर दो, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको बता दो। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो गर्ल्स, आज बेटा अब हम करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे, हर चीज़ के प्रोन्स कॉन्स होते ही होते हैं। अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी साथ ही होता है। तो जैसे अकाउंटिंग का आपको मैंने मीनिंग बता दिया कि हम अकाउंट्स में अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, बाद में हम क्या बनाते हैं, एक समरी बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉस हुए हैं। फिर हम उसको अपने इंटरप्रेट करते हैं, फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए उस डाटा को यूज़ करते हैं। फिर हम सबको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये सब हम प्रोसेस में कर चुके हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं, तो ध्यान से करना। फर्स्ट एडवांटेज क्या है हमारा, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये आपको लग गया पता, ये नोट्स मेरे बने हुए हैं बेटा, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कहते हैं अकाउंटिंग जो है वो एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। हमने दिन भर में जो भी खरीदा बेचा, पूरा का पूरा हम सारा क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, उसमें लिख के देते हैं कि हमने ये खरीदा, इतने का खरीदा, इतनी सैलरी पे की, सब कुछ हम लिख देते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक मतलब हर डे की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जिस दिन की भी हमें ट्रांजैक्शन चाहिए हम वो डे टाइप करें। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है हमारी, तो हम वो डे टाइप करते हैं तो वो हमारी सारे अकाउंट्स निकल आते हैं। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। कहते हैं क्योंकि ह्यूमन की जो मेमोरी है वो क्या है, ह्यूमन की जो मेमोरी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। वो सारा कुछ रिमेंबर नहीं रख सकता, तो वो सारा कुछ क्या कर देता है, रिकॉर्ड कर देता है, अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया था अकाउंट आपकी किस में हेल्प करता है, मैनेजमेंट की, डिसीजंस लेने में। देखो मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में समरी बनाते हैं जिसमें हमारे क्या आते हैं, प्रॉफिट्स और लॉस। तो वो उससे मैनेजमेंट सोचते हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज करें, हम अपनी सेलिंग प्राइस को कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट को कैसे कम करें, कितना अमाउंट प्रोप्राइटर विड्रॉ करे। ये सारे डिसीजंस जो है वो हम कैसे लेते हैं, ऑन द बेस ऑफ अवर समरी जो हम अकाउंट से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बेटा, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकेंड पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है हेल्प इन रेजिंग लोन। अब कई बार क्या होता है बच्चे कि एक बिजनेसमैन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना बिजनेस पूरा इस्टेब्लिश कर सके, तो उसको कुछ लोन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है, लोन की ज़रूरत पड़ रही है, वो बैंक के पास जाता है कि मुझे आप लोन दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। बैंक कहता है मुझे क्या प्रूफ चाहिए, मुझे कि आप मेरे पैसे लौटा दोगे, मुझे मेरे पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आप मेरे पैसे लौटा दोगे। ठीक है, तो वो बैंक कहता है आप मुझे अपनी एनुअल रिपोर्ट दिखाओ। एनुअल रिपोर्ट मैंने जो हम समरी आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारी बैलेंस शीट जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, बैंक हमसे वो मांगता है। उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी अच्छी पोजीशन है, हमारी कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी है कि हम अपना लोन को रीपे कर सकते हैं। फिर बैंक वो रिपोर्ट हमारी देखता है, हमारे सारे अकाउंट्स देखता है,
उसके अकॉर्डिंग फिर बैंक हमें क्या दे देता है, लोन दे देता है। सो अगर किसी भी कंपनी को, बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से वो ले सकते हैं। बट वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या देखते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी बिजनेस की साउंडनेस पोजीशन देखते हैं। वो कहाँ से देखते हैं, आपके अकाउंट से जो आपने सब रिकॉर्ड किया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एविडेंस का मीनिंग होता है बेटा प्रूफ। क्या मीनिंग होता है एविडेंस का? प्रूफ। आपको अगर सपोज करो कोई केस चल रहा है, कुछ भी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो आप एज एन एविडेंस मतलब आप कानून में आप केस डालते हो, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस डालते हो आप। ठीक है। तो वो कानून तो सबूत मांगता है ना, तो वो सबूत पूछता है आपसे, आपके पास सबूत है। जैसे मैंने सपोज करो एक पार्टी से 1 लाख का उसको सामान बेचा, 1 लाख का उधार बेचा, मैंने अब उससे पैसे लेने हैं। अब वो मुकर गया कि नहीं जी मैंने तो आपको पैसे देने ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मेरे पास कोई ना कोई अगर प्रूफ हो, प्रूफ क्या होते हैं, वोचर्स, बिल, मैंने उसको बिल दिया होगा 1 लाख का जो मैंने उसको सामान दिया है, वो बिल मैं कोर्ट के आगे पेश कर सकती हूँ कि ये बिल इसका प्रूफ है कि मैंने इसको सामान बेचा था और मैंने इससे पैसे लेने हैं। अगर मैंने कुछ लिखा ही नहीं होगा अपनी बुक्स में, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा, तो मैं उसको कोर्ट के आगे पेश नहीं कर सकती। क्लियर है बेटा? कहते हैं हम जो भी अकाउंट्स में को रिकॉर्ड करते हैं, हम जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक में, उसको हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट है हमारी सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। देखो ध्यान से, ठीक है। एवरी बिजनेस हैज़ टू डील विद वेरियस डिपार्टमेंट। हर बिजनेसमैन, जैसे मैं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को वेरियस डिपार्टमेंट से डीलिंग करना पड़ता है। लाइक हमारा इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ये वेरियस डिपार्टमेंट से डीलिंग करना पड़ता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट की हमारी रिटर्न, जैसे हमारी इनकम टैक्स रिटर्न कितनी जानी है, सेल रिटर्न कितनी जानी है, हमने जीएसटी कितना पे करना है अपना, वो सब हमें कैसे पता चलता है, अपने अकाउंट से जो हम डेली रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा फैसिलिटेट्स ऑडिट। ऑडिट का मीनिंग होता है बेटा वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या मीनिंग होता है ऑडिट का? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मीन्स चेकिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो कौन करते हैं? हमारे ऑडिटर करते हैं। ऑडिटर होते हैं बेटा, जैसे सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे हमारे ऑडिटर भी होते हैं, जो सारे अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं कि जो आप कर रहे हो वो ठीक ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे। जैसे सपोज करो आपकी कंपनी सारे अकाउंट्स बनाती है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना ऑडिटर भेजता है, जाओ देख के आओ, कंपनी को चेक कर रहे के आओ वो कंपनी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। जैसे बेटा कॉलेजेस में नैक टीम आती है, सीबीएसई स्कूल्स में सीबीएसई की टीम आती है, पीएससीबी में पीएससीबी की टीम्स आती हैं। क्या करने आती हैं वो? ऑडिट, कि आपका स्कूल अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे ही यहाँ पे भी बिजनेस में भी ऑडिटर आता है कि वो ये चेक करता है आपका बिजनेस सही ढंग से चल रहा है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, टाइम पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है, वो सब चेक करके जाता है। नेचर बिजनेस का, साइज, मशीन सही ढंग से हैं, किसी एम्प्लॉयज़ को नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर पूरे आपके ऑडिट, आपके मतलब अकाउंट्स चेक करता है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो सारी, आपकी प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, ये सब चेक करता है। फिर आपको वो क्लीन चिट दे के जाता है। अगर तो सब कुछ ठीक होता है तो आपको क्लीन चिट मिल जाती है, हाँ ये ठीक है, ये बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर ठीक नहीं होता, उसको कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो वो आपके अगेंस्ट केस फाइल हो जाता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ तो कोई पनिशमेंट होती है, यहाँ आपको कोई ना कोई फाइन लगता है। ठीक है बेटा, ये तो फैसिलिटेट्स ऑडिट, आपकी वो बुक्स ही देखता है सबसे पहले कि जो आपने रिकॉर्ड करी होती हैं। नेक्स्ट है, आप इतने पॉइंट कर लेना, ये भी बहुत है। लास्ट 2 पॉइंट्स अगर आपने करने हो तो कर लेना, वरना चाहे रहने देना। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है प्रॉपर फीडबैक टू द मैनेजमेंट विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अकाउंटिंग हमें जो हमने रिकॉर्ड बेटा बनाए हैं वो क्या पता चलता है, उससे जो मैनेजमेंट क्या लेती है, डिसीजंस लेती है कि हमने फ्यूचर में क्या प्लान करना है। एक वर्ड बताया था मैंने आपको, इंटरप्रिटेशन। उसमें क्या था बच्चे, कि जो आपने डाटा बना लिया उसके बेस पर हमारी मैनेजमेंट नेक्स्ट का प्लान करती है कि इस साल हमें इतने प्रॉफिट्स हुए हैं, पिछले साल से हमें प्रॉफिट्स कम हुए हैं, तो क्यों हुए हैं,
उसके रिगार्डिंग फिर नेक्स्ट की प्लानिंग करती है। कंट्रोलिंग होता है बेटा, फिर वो देखती है, चेक करती है कि मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये सब कुछ वो किसकी हेल्प से करती है? सारा डाटा। अगर उसके पास डाटा ही ना हो, कोई अकाउंट्स की रिपोर्ट ना हो, कोई रिकॉर्ड ना हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है या लॉस में जा रही है? फिर हम नेक्स्ट प्लानिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम प्लानिंग किसके ऊपर देख के करते हैं? अपने पास्ट रिकॉर्ड के। पास्ट रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने अकाउंट से, अकाउंटिंग से, जो हम डेली के डेली अपने रिकॉर्ड करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एक होता है बेटा इंटर फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म। इंटर फर्म होता है एक फर्म का कंपैरिजन अपने डिफरेंट ईयर के साथ। मेरी बात समझ लग रही है? इंटर फर्म होता है फर्म एक ही है, वो अपने आप को कंपेयर करती है डिफरेंट ईयर के साथ। जैसे सपोज करो फर्म है लैक्मे या कुछ भी ले लो, लक्स, आप लाइफ बॉय ले लो, कोई भी ले लो आप, फर्म है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो कंपेयर करती है अपने आप को अपने लास्ट ईयर के डाटा से कि मुझे 2020 में प्रॉफिट्स हुआ था 1,50,00,000, 2019 में हुआ था 1 करोड़, 2018 में हुआ था 75 लाख। वो अपने आप को, ये अपने पिछले सालों के साथ कंपेयर कर रही है। उसने अकाउंट्स बनाए हुए हैं तीनों सालों के, तो वो कंपेयर कर रही है। उसको इससे क्या पता चला कि मेरे को पहले 75 लाख था, फिर 1 करोड़ हो गया, फिर 1,50,00,000 हो गया। मतलब मैं जो हूँ, मैंने कंपेयर किया अपने आप को, तो मैं प्रॉफिट्स में जा रहा हूँ। मेरे प्रॉफिट्स हर साल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब मेरी फर्म अच्छे से चल रही है। इसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइजेस फॉर द सेम ईयर इज कॉल्ड इंटर फर्म। मेरी बात समझ लगी? सॉरी, इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म। सॉरी बेटा, इंट्रा फर्म क्या होता है कि जो आप सेम बिजनेस एंटरप्राइज को डिफरेंट पीरियड से कंपेयर करते हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म। कि फर्म, अपनी ही फर्म, उसको डिफरेंट ईयर के साथ कंपेयर करती है। इंटर फर्म होता है बेटा 2 फर्म आपस में करती हैं, जो 2 कॉम्पिटिटिव फर्म होती हैं वो आपस में कंपेयर करती हैं। जैसे सपोज करो एक लक्स है, एक डव है, दोनों ही सोप वाली फर्म है, ठीक है, दोनों आपस में कंपेयर करती हैं कि मुझे प्रॉफिट्स, मेरे को इस साल 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, वो उसको इस साल 1,20,00,000 प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है इस साल। क्यों ज़्यादा हुआ है, किस रीज़न से ज़्यादा हुआ है, ठीक है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। क्लियर हुई बात? इंटर फर्म मतलब 2 फर्म आपस में, इंट्रा फर्म मतलब एक ही फर्म अपने आप को डिफरेंट ईयर के साथ कंपेयर करती है। ठीक है, इंटर फर्म देख लो, कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइजेस फॉर द सेम ईयर। इसी साल में 2 एंटरप्राइजेस, लक्स और डव, इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेम बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, पिछले सालों का कंपेयर करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ओके बेटा, और ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हमने अपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए होंगे। अकाउंट्स ही नहीं बनाए होंगे तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा हर चीज़ के जैसे प्रोन्स कॉन्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। अगर अकाउंट्स के हमारे एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? देखो ध्यान से, पहला क्या है देखो, इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। आपको मैंने पहले एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो हमने पैसे में खेलना है। अकाउंटिंग हमारी सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जिसकी मनी में मेजरमेंट हो सकती है, पैसे में। मैंने बताया था आपको, जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी 5,000 की तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। एक पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट वर्कर, ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी एफिशिएंसी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसने कितना प्रॉफिट कमा के हमें दिया, उस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कहते हैं ये हमारा अकाउंट्स का एक डिसएडवांटेज है कि क्वालिटेटिव, किसी की क्वालिटी नहीं देखता, सिर्फ क्वांटिटी जो पैसे में मेजर हो सकते हैं वही चीज़ों को रिकॉर्ड करता है।
only those transactions will be recorded which are expressed in monetary terms, that is in the form of money. Okay, there are lot of non financial transactions हैं, like कंट्रोल कैसे हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज एफिशिएंट हैं या नहीं है, ये सब रिकॉर्ड नहीं करता. इसका लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है, ये अपना क्वांटिटेटिव को, वही ट्रांजेक्शन्स को जो पैसे में मेजर हो सकती हैं. दिस इज वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज. नेक्स्ट है बेटा इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस. मैंने आपको एक बात बताई थी, अकाउंट्स में हम वही चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे सपोज करो मैंने एसेट है, आज मैंने एक लैंड खरीदी है 10 लाख की, तो मैंने वो 10 लाख की रिकॉर्ड कर देनी है, चाहे उसका प्राइस 10 साल बाद 20 लाख हो जाए, चाहे 50 लाख हो जाए, बट फिर भी मैंने अपनी बुक्स में कितनी रिकॉर्ड करनी है, 10 लाख. तो ये इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, मतलब ये करंट प्राइस को ये क्या करता है, इग्नोर. हिस्टोरिकल प्राइस पे चलता है कि जितना पहले प्राइस था उसी पे ही रिकॉर्ड करते हैं, आज के प्राइस से हमें कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटा लीपा पोची, जिसको हम बोलते हैं लीपा पोची. हिंदी में इसको एक वर्ड होता है हमारा, कि दिखाना कुछ और बट होता कुछ और. होता ना कई बार ऐसे दिखाते कुछ और है लेकिन होता कुछ और ही है. ठीक है, वही चीज़ होती है हमारे अकाउंट्स में. कई बार कुछ अकाउंटेंट होता है वो पर्सनल बायसनेस, भेदभाव करता है और क्या करता है, हमारे अकाउंट्स को बहुत अच्छा दिखा देता है कि ये कंपनी जी बहुत प्रॉफिट में जा रही है, घोटाला जिसको हम बोलते हैं, बहुत प्रॉफिट्स में जा रही है, इसकी इतने सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, झूठ मूठ का कर देता है सब कुछ. इससे क्या होता है, हमारे इन्वेस्टर कहते हैं वाह ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट में जा रही है, हमें तो इसमें पैसा लगाना चाहिए. फिर वो लोग उसमें पैसा लगा देते हैं. आखिरकार फिर वो कंपनी पकड़ी जाती है तो उन लोगों का पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है. तो ये पॉसिबिलिटी होती है हमारे अकाउंट्स में, कुछ लोग इसमें विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, लिपा पोची कर देते हैं, कि झूठ बोल देते हैं कि दिखाते कुछ और है लेकिन असली में अकाउंट्स कुछ और ही होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज, मैंने आपको बताए थे ना एक बार कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के मेथड होते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले खरीदा है पहले बेचो, लास्ट में खरीदा है लास्ट में बेचो. वैसे ही बेटा एक हमारी डेप्रिसिएशन होती है, हम करेंगे, आपको बताऊंगी. हर चीज़ को करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, इससे हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती. क्लियर है. वही चीज़ नॉट फुली एग्जैक्ट. ऊपर वाला आपको लग गया पॉइंट आई थिंक, विंडो ड्रेसिंग, जब वो दिखाते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है. इसमें क्या है, नॉट फुली एग्जैक्ट. कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एस्टिमेट होता है बेटा, एस्टिमेट हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था बेटा, रियलाइजेशन कंसेप्ट. उसमें मैंने एक अनुमान लगाया था कि मैंने 3 लाख का उधार बेचा है, हो सकता है मुझे 30,000, 10% लोग पेमेंट ना करें और मुझे पेमेंट कितनी आई, 2,70,000. इट इज़ प्योरली एस्टिमेट. हो सकता है मुझे 2,70,000 से ज़्यादा आ जाए, हो सकता है मुझे इससे भी कम आ जाए. तो ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एस्टिमेट के ऊपर. ठीक है. वैसे ही बेटा हमारी डेप्रिसिएशन एक होती है. डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो मैं आपको करवाऊंगी. वो भी एक एस्टिमेट है. एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी एसेट की वैल्यू हर साल कहते हैं कम होती है. जैसे जैसे हम अपनी एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, छोटी सी बात बता देती हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में, कि जैसे जैसे हम एक प्रॉपर्टी को अपनी यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है. उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है. कितनी वैल्यू कम होती है ये तो हमें एक्यूरेट नहीं पता चलता, ये हम सिर्फ एक क्या दे देते हैं, एस्टिमेट. वो पर्सन टू पर्सन वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है. मैंने एक बाइक खरीदी थी 2 साल पहले, मैं कहती हूँ इस साल उसकी 5,000 वैल्यू कम हो गई, मेरे पापा कहते हैं 4,000 हो गई, ब्रदर कहता है 10,000 हो गई. ठीक है. हर किसी की अपनी एस्टिमेशन है, हर कोई एस्टिमेट लगा रहा है. सो अकाउंट्स हमारा फुली एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता, ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एस्टिमेट के ऊपर. एस्टिमेशन से हमें पूरी एक्यूरेट पोजीशन अपने बिजनेस की नहीं पता चलती, ये इसका डिसएडवांटेज है. ओके बेटा, थैंक यू. हाँ जी, गुड मॉर्निंग गर्ल्स. आज बेटा अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अपने
अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, हमारा क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा अकाउंट्स को बनाने का। देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है बेटा टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अवर यूजर्स, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहला है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हमारा बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का, कि हमने ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होता है, रिकॉर्ड। कहते हैं ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड, वो सारा कुछ याद रखे ये पॉसिबल नहीं है। सो हम सारा कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने दिन में जो भी किया है, क्या खरीदा बेचा, कुछ सैलरी पे की, रेंट रिसीव किया, वो सब कुछ एज इट इज़ हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। एज इट इज़ हमें रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें कुछ ज़रूरत हो या हम भूल भी जाएं तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारे पास हमारी बेटा एक डे बुक होती है, मैंने आपको बताया था, उसका नेम होता है जर्नल, जिसमें हम अपनी सारी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा मेन मोटिव क्या है कि अपना रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी सब कुछ याद नहीं रख सकती। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक रेलिवेंट वे में अपने पास स्टोर करके रखती है। पहले बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती थी वो मैनुअली होती थी, मतलब वो लिख के, मतलब बुक्स में हम स्टोर करते थे। बट आज का टाइम बदल गया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी किस में स्टोर करते हैं, अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। आजकल हम सभी अकाउंट्स हम अपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद हर पर्सन का, हर बिजनेसमैन का यही है कि वो ये जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉस हुए हैं, ठीक है। वो ये कैसे जानता है, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, उसको ये पता चलता है कि उसको इस साल प्रॉफिट्स हुए हैं या क्या हुए हैं, लॉसेस हुए हैं। अब उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, वो कैसे बनता है, उसकी पूरी साल की इंफॉर्मेशन से, कि पूरा साल उसने क्या परचेजेस की, क्या सेल की, कितने एक्सपेंस किए। तो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर एक अकाउंट बना देते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि उसको प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉस हुए हैं, ठीक है। अगर तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम्स कम है, इट मीन्स वो लॉस में जा रहा है। अगर उसके इनकम्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम हैं, इट मीन्स वो प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स उसकी कंपनी की पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन अच्छी है। क्लियर है। 2 ऑब्जेक्टिव है बनाने के, एक रिकॉर्ड रखना, एक दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जानना। ये मैंने करवा दिया। नेक्स्ट बेटा हमारा 3rd ऑब्जेक्टिव है टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही बच्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में 2 मेन चीज़ें होती हैं हमारी, याद रखना। एक होती हैं एसेट्स और एक होती है हमारी लाइबिलिटीज़। एसेट्स मैं आपको बता दिया हुआ है, एसेट्स होती है हमारी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज़ होते हैं हमारे ड्यूज, हमारे कर्जे जो कि हमने पे करने हैं। ये दोनों हमेशा बेटा इक्वल आने चाहिए। अगर तो ये इक्वल आते हैं, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। वो कैसे अच्छी है कि कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, सपोज करो हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम है, मतलब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकूं, ठीक है। अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, बैलेंस शीट। वो भी कब बनती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्या है, क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। मैंने आपको करवाया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो सबको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। एक इन्वेस्टर है, उसको आपकी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, अगर उसने आपकी कंपनी में पैसा लगाना है तो उसको भी आपकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है।
तो वो भी क्या देखेगा, आपके रिकॉर्ड्स। तो आप रिकॉर्ड्स बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तभी वो देखेगा। सो हमारा मेन मकसद रिपोर्ट बनाने का, अकाउंट्स बनाने का क्या है, ताकि हमारे यूज़र्स को हमारी इन्फॉर्मेशन मिले, वो ये डिसाइड करें कि हमारी कंपनी में उनको पैसा लगाना है या नहीं लगाना। एग्जाम्पल देखो बेटा, मैनेजमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन, किस में इंटरेस्टेड है, इन्फॉर्मेशन लेने में। क्यों, उसको डिसीजंस लेने हैं। शेयर होल्डर को पैसा लगाना है, इसलिए वो इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स में। लेंडर देखते हैं अपनी सेफ्टी, जैसे बैंक लोन दे रहा है, वो ये सेफ्टी देखता है, मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो मुझे वापस पैसे मिल जाएंगे या नहीं। तो सभी अपने लिए इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आप तभी दोगे अगर आप उसका पूरा रिकॉर्ड बनाओगे। सो देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स। लग गया पता कौन कौन से, एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, सो सब कुछ याद नहीं रख सकती, इसलिए वो डाटा रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट, अपना प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हमें एट द एंड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, जो कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट से पता चलती है। और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करने के लिए, यूज़र्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हम ये 4 ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम अपने अकाउंटिंग डाटा बनाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।